प्रिंसिपल मोमेंट इनर्शियाज के आंसर्स को माइंड में रखते हुए रिजिड बॉडी की डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो पढ़ी थी, उन्हीं को ज़रा एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। स्फेरिकल टॉप किस रिजिड बॉडी को कहते हैं? अगर आपके पास कोई ऐसी रिजिड बॉडी है जिसके किसी पॉइंट के ऊपर आप तीन प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शियाज आप लोग कंसिडर करें, और कंसिडर करने के बाद उसके किसी पॉइंट के ऊपर तीन प्रिंसिपल एक्सिस कंसिडर करें आप लोग, और प्रिंसिपल एक्सिस कंसिडर करने के बाद उन्हीं एक्सिस के अबाउट अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शियाज उस रिजिड बॉडी के इवेल्यूएट करें, जिनको प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शियाज कहेंगे क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट इवेल्यूएट किए हैं, तो अगर वो तीनों ही प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शियाज आपस में इक्वल आ रहे हैं तो उस केस में रिजिड बॉडी को हम कहेंगे कि वो क्या है, स्फेरिकल टॉप है। और स्फीयर की एग्जांपल लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, अगर उसके सेंटर में तीन परपेंडिकुलर एक्सिस अगर हम कंसिडर करें तो प्रिंसिपल एक्सिस बनते हैं, और उन तीनों एक्सिस के अबाउट स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया या प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो इक्वल ही आता है, इसलिए स्फीयर जो है वो उस केस में स्फेरिकल टॉप की एग्जांपल जो है बन जाती है। उसके बाद सिमेट्रिकल टॉप किस रिजिड बॉडी को कहते हैं? ऐसी रिजिड बॉडी जिसके केस में अगर आप जो है वो दो प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शियाज के आंसर निकालने तो किसी भी दो प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शियाज का आंसर जो है वो आपस में इक्वल आए। स्क्रीन शो हो रही है सबको? हाँ जी सर, हो रही है। ये एक मैसेज आया बिलाल का कि स्क्रीन शो नहीं हो रही। अच्छा, तो उसके बाद सिमेट्रिकल टॉप, चलिए ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सिमेट्रिकल टॉप की डेफिनेशन ये है, अगर किसी रिजिड बॉडी के केस में आप प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शियाज के आंसर निकालते हो, याद रखना प्रिंसिपल के जोर दे रहा हूँ, सिर्फ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के आंसर नहीं निकालने। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है किसी भी एक्सिस के अबाउट हम इवेल्यूएट कर सकते हैं, लेकिन जब मैं कहता हूँ प्रिंसिपल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इवेल्यूएट करना है, इसका मतलब ऐसे तीन एक्सिस के अबाउट हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इवेल्यूएट कर रहे हैं जिन एक्सिस के करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जो है वो जीरो हैं। तो जिन एक्सिस के करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जीरो होते हैं उनको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। उन एक्सिस के अबाउट अगर हम प्रिंसिपल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इवेल्यूएट करें तो किसी भी दो एक्सिस के अबाउट प्रिंसिपल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का आंसर जो है वो इक्वल आए, और तीसरे एक्सिस के अबाउट जो मूवमेंट इनर्शिया का आंसर है वो बाकियों से डिफरेंट आए, तो फिर उस केस में हम कहेंगे कि आपकी रिजिड बॉडी जो है वो क्या है, स्फेरिकल टॉप, सॉरी सिमेट्रिकल टॉप है। तो उसकी केस में लास्ट लेक्चर में मैंने डिटेल में आपको सिलेंडर वाला लेक्चर ओपन करके भी दिखाया था कि सिलेंडर की एग्जांपल जो है वो सिमेट्रिकल टॉप की एग्जांपल जो है बन जाती है कि अगर आप तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस बिल्कुल सिलेंडर के सेंटर में लें और एक एक्सिस जो को एक्सिस ऑफ सिमेट्री के सिलेंडर के एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अलोंग लें, तो फिर जब दो एक्सिस के बॉटम मूवमेंट इनर्शिया निकालेंगे जो कि सिलेंडर के डायमीटर में से पास कर रहे होंगे, सेंट्रल डायमीटर में से पास कर रहे होंगे, उनके बॉटम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल आता है, और जो एक्सिस में से पास कर रहा होता है सॉरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अलोंग जो एक्सिस पास कर रहा होता है उसके अलोंग जो है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बाकी दो एक्सिस के अलोंग जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया उससे डिफरेंट ही आता है। सिलेंडर जो है इस केस में आपकी जो सिमेट्रिकल टॉप की एग्जांपल बन जाती है। असिमेट्रिकल टॉप जो है ऐसी रिजिड बॉडी थी जिसके तीनों ही प्रिंसिपल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट हो, तो एक रिजिड बॉडी जो है इन जनरल असिमेट्रिकल टॉप ही होती है। कुछ पर्टिकुलर केसेस ऐसे होते हैं फिर जिनके केस में कभी दो प्रिंसिपल मूवमेंट इनर्शियाज आपस में इक्वल आ जाते हैं, और किसी के केस में जो है तीनों ही मूवमेंट ऑफ इनर्शियाज आपस में इक्वल आ जाते हैं। अदरवाइज इन जनरल तीनों ही प्रिंसिपल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो आपस में डिफरेंट होते हैं। तो इन जनरल फिर जो भी रिजिड बॉडी होती है वो एक असिमेट्रिकल टॉप ही कहलाती है। और लास्ट डेफिनेशन थी रूटर की, अगर किसी भी रिजिड बॉडी को हम रूटर या समटाइम्स लीनियर रूटर का वर्ड भी यूज करते हैं, तो रूटर कब कहेंगे? जब उसके कोई से भी दो प्रिंसिपल मूवमेंट ऑफ इनर्शियाज आपस में इक्वल हो और तीसरा प्रिंसिपल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो जीरो हो। कोई से भी दो, जरूरी नहीं है कि पहले दो की बात हो रही है तो तीसरे के नहीं, क्या पहले दो आपस में मूवमेंट इनर्शियाज आपस में इक्वल हो और तीसरा जीरो की इक्वल हो, या हो सकता है पहला प्रिंसिपल मूवमेंट इनर्शिया जीरो की इक्वल हो और बाकी दो जो है आपस में इक्वल हो। तो कोई से दो प्रिंसिपल मूवमेंट इनर्शियाज आपस में इक्वल हो और तीसरा जो प्रिंसिपल मूवमेंट इनर्शिया है वो जीरो हो, तो उस केस में जो आपकी जो रिजिड बॉडी है उसको रूटर कहते हैं। उसकी एग्जाम्पल मैंने बताई थी कि जो डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है वो भी एक रूटर की एग्जाम्पल ही है। और उसके अलावा आपको और भी बहुत सी एग्जाम्पल जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ में जो है वो ये स्फेरिकल टॉप सिमेट्रिकल टॉप की एग्जांपल जो है मिल सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे अगर फिगर में देखें तो आपको जो है वो नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे एग्जांपल्स लीनियर रूटर की एग्जांपल है ये वाली, ये स्फेरिकल टॉप की एग्जांपल है, ये सिमेट्रिकल टॉप की एग्जांपल है, और ये असिमेट्रिकल टॉप की एग्जांपल है। तो अभी मैंने आपको जो है रूटर की एग्जांपल दिखाई है। अभी मैंने आपको यहाँ पे रूटर की एग्जांपल क्या बताई थी? अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल इज एन एग्जांपल ऑफ रूटर, और लास्ट लेक्चर में इसका बताया भी था कि एग्जांपल है रूटर की, क्योंकि डायटोमिक मॉलिक्यूल के केस में
एक एक्सिस के अबाउट जिस एक्सिस के ऊपर जो डायटोमिक मॉलिक्यूल के दो एटम जो है लाई कर रहे होते हैं उसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 0 आता है, और बाकी जो परपेंडिकुलर एक्सिस होते हैं उनके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो इक्वल आता है। इक्वल आता है इसलिए वो क्या बन जाता है, वो रूटर की एग्जाम्पल बन जाता है। अगर आपको मैं फिगर ड्रा करके उसका समझाना चाहूँ, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में आपके पास दो एटम्स वाला एक मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, किसी है मॉलिक्यूल है, और इनको किसी बॉन्ड से जो है वो आपस में कनेक्ट कर दें। फॉर एग्जांपल मैं एक ब्लू लाइन से जो है वो इनको आपस में कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये दो एटम्स है जिनको एक बॉन्ड के जरिए आपस में कनेक्ट किया हुआ है। तो जब बॉन्ड के जरिए दो एटम्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगे तो इनको कहेंगे डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो ये डायटोमिक मॉलिक्यूल क्या है, ये रूटर की एग्जाम्पल है। रूटर की एग्जाम्पल इसलिए है कि अगर आप इसमें से तीन एक्सिस पास कराएंगे, फॉर एग्जाम्पल एक एक्सिस ये वाला, एक एक्सिस ये वाला जो बिल्कुल डायटोमिक के लॉन्ग ही है, और तीसरा एक्सिस ये वाला। तो ये तीन एक्सिस जो हैं वो अगर आप कंसिडर करेंगे तो इन तीनों एक्सिस में से जो ये वाला एक्सिस है जो बिल्कुल डायटोमिक के लॉन्ग में के थ्रू ही पास कर रहा है, इस एक्सिस के अबाउट जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डायटोमिक मॉलिक्यूल का 0 होगा, और बाकी जो दो एक्सिस हैं उनके अबाउट डायटोमिक मॉलिक्यूल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो आपस में इक्वल होगा। क्यों आपस में इक्वल होगा? क्योंकि ये दूसरा एक्सिस है, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल की जो लेंथ है, ये वाला दूसरा मॉलिक्यूल एक्सिस जो है वो ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की जो लेंथ है उसके परपेंडिकुलर है बिल्कुल, और सेंटर में से पास कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हमने सेंटर में से कंसीडर किया है तो, और जो तीसरा एक्सिस है ये दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर है और सेंटर में से मास कर रहा है, तो ये भी डायटोमिक मॉलिक्यूल की लेंथ के परपेंडिकुलर ही है। तीसरा एक्सिस मैंने क्या ड्रा किया है, ये सामने से गुजर रहा है स्क्रीन की और स्क्रीन के पीछे की तरफ जा रहा है, तो ये भी क्या डायटोमिक मॉलिक्यूल की लेंथ के परपेंडिकुलर ही है और सेंटर में से पास कर रहा है। तो ये जो मैंने ज्यादा शेड किए हैं एक्सिस, ये दोनों एक्सिस के हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल की लेंथ के परपेंडिकुलर हैं और सेंटर में से पास कर रहे हैं कि पॉइंट में से, तो दोनों एक्सिस के अबाउट जो है वो डायटोमिक मॉलिक्यूल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपस में इक्वल होगा। और ये वाला जो एक्सिस है जो कि डायटोमिक मॉलिक्यूल की लेंथ के थ्रू पास कर रहा है, इसके अबाउट डायटोमिक मॉलिक्यूल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वो 0 होगा, क्योंकि सारे के सारे जितने भी दो पार्टिकल्स हैं या एटम्स हैं वो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं और उनका एक्सिस से डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, 0 है। इसलिए मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का अगर आप फार्मूला लगाएंगे तो इन दोनों मॉलिक्यूल के एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का आंसर भी 0 आ जाएगा। तो रॉड के केस में भी ऐसा ही होता है। रॉड की एग्जांपल मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी। अगर आप रॉड कंसिडर करते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक रॉड कंसिडर करते हैं, तो उसके बाद डिफरेंट एक्सिस अगर कंसिडर करते हैं, फॉर एग्जांपल ये वाला अगर एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग राड का मूवमेंट इनर्शिया जो है वो 0 है। उसके बाद वाई एक्सिस अगर उसके सेंटर में से पास कर रहा है, राड के सेंटर में से पास कर रहा है अगर वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग राड का जो मूवमेंट इनर्शिया होगा वो हम यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन सॉल्व करके ये निकाल चुके हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था। इसके बाद आंसर आता था एम ए स्केयर आई थिंक। उस तरह अगर जी एक्सिस के बहुत राड का मूवमेंट इनर्शिया निकालेंगे जो कि वो भी राड के लेंथ के परपेंडिकुलर ही है और इसके सेंटर में से पास कर रहा है, तो इसके बाद भी राड का मूवमेंट इनर्शिया वही आएगा जो वाई एक्सिस के अबाउट आएगा। तो एक्स एक्सिस के अबाउट राड का मूवमेंट इनर्शिया 0 है, वाई एक्सिस के अबाउट और जी एक्सिस इन दोनों एक्सिस के अबाउट राड का मूवमेंट इनर्शिया सेम या इक्वल आएगा। इसी राड को भी आप जो है वो रूटर की एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे बता सकते हैं। उसके अलावा प्रैक्टिकल लाइफ में या क्वांटम फिजिक्स में अगर आप देखना चाहें इसकी एग्जांपल, तो डायटोमिक मॉलिक्यूल जो है वो भी एक डाई रूटर की एग्जांपल है, क्योंकि इसके केस में भी एक एक्सिस के अबाउट मूवमेंट इनर्शिया 0 आता है और बाकी जो दो एक्सिस है उनके अबाउट मूवमेंट इनर्शिया आपस में इक्वल आता है। उसके अलावा अगर और एग्जांपल अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा हाइड्रोजन साइनाइड। जैसे डायटोमिक मॉलिक्यूल था वैसे ये हाइड्रोजन साइनाइड का स्ट्रक्चर स्क्रीन पर शो किया हुआ है। ये उसका केमिकल स्ट्रक्चर है। हाइड्रोजन साइनाइड क्या होता है, HCN। HCN को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड। तो हाइड्रोजन साइनाइड जो है वो भी रूटर की एक एग्जांपल है। रूटर या रीनियर रूटर एक ही वर्ड है, दोनों के लिए यूज होता है। अगर आप ये तीन एक्सिस जो है एक्स वाई जी एक्सिस कंसिडर करेंगे वाले इस केमिकल स्ट्रक्चर के ऊपर या इस उनके मॉलिक्यूल की जो सर्कल टाइप में जो शेप लगी हुई है स्ट्रक्चर के ऊपर देखें अगर हाइड्रोजन साइनाइड के स्ट्रक्चर को बॉन्ड को, तब देखेंगे कि हाइड्रोजन साइनाइड की जो तीनों ही मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोजन का ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ये कार्बन का मॉलिक्यूल है और ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, और ओवरऑल जो है वो ये किसका स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे ये है HCN, ये हाइड्रोजन साइनाइड का स्ट्रक्चर है।
और ये जो है अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देख लो, तीनों मॉलिक्यूल जो है ना एक ही लाइन के ऊपर जो लाई कर रहे हैं। तो ये भी जो है ना हाइड्रोजन साइनाइड का जो स्ट्रक्चर बनता है केमिकली या ग्राफिकली जो स्ट्रक्चर बनता है, ये केमिकल स्ट्रक्चर है, ये उसका ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है ये वाला। ये भी स्ट्रक्चर जो है वो रूटर की एग्जाम्पल बनता है। वो क्यों बनता है? क्योंकि आप देख लेंगे अगर इस स्ट्रक्चर के अलोंग जो है तीनों मॉलिक्यूल्स के अलोंग अगर हम एक एक्सिस कंसिडर करें, तो इस एक्सिस के अलोंग लेट्स से ये एक्स एक्सिस है, तो इसका रूटर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया या हाइड्रोजन साइनाइड के स्ट्रक्चर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अलोंग जीरो होगा, क्योंकि तीनों ही जो एटम्स हैं हाइड्रोजन और कार्बन या नाइट्रोजन, तीनों का इस एक्सिस से या एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो है। तो इनका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इस एक्सिस के अबाउट जो है वो क्या होगा? जीरो होगा। उसके अलावा अगर बाकी दो एक्सिस कंसिडर करेंगे, फॉर एग्जांपल एक एक्सिस, क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस होती हैं, तो एक एक्सिस अगर ये वाला कंसिडर करें और एक एक्सिस जो हम ये वाला कंसिडर करें, तो ये बाद वाले दो रेड एक्सिस मैंने कंसिडर ड्रा किए हैं। दोनों ही रेड एक्सिस जो हैं वो, जो कि एक तो वाई एक्सिस है आपके पास और दूसरा क्या है? दूसरा जी एक्सिस है। दोनों ही ऐसे एक्सिस हैं जो कि इस स्ट्रक्चर के सेंटर में से पास कर रहे हैं और स्ट्रक्चर की लेंथ के परपेंडिकुलर भी हैं। तो इन दोनों एक्सिस के बाद जो मूवमेंट इनर्शिया आएगा हाइड्रोजन साइनाइड का ये स्ट्रक्चर का, यहाँ ये हाइड्रोजन साइनाइड को एक्चुअली यहाँ पे हम लोग ने सिस्टम ऑफ थ्री पार्टिकल के तौर पर यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं कि तीन पार्टिकल्स हैं, एक कार्बन है, एक नाइट्रोजन है, एक हाइड्रोजन है। तो ये जो सिस्टम ऑफ थ्री पार्टिकल्स आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ये क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन साइनाइड का ये जो स्ट्रक्चर है ये रूटर की एग्जाम्पल बन जाएगा। इस केस में वाई और जी एक्सिस के अबाउट जो है वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो इक्वल आएगा। और यहाँ लिखा हुआ है, और जी एक्सिस के अबाउट, जी एक्सिस हम लोग ने कौन सा कंसिडर किया हुआ? जी एक्सिस जो है वो ये इसके लोग कंसिडर किया है। मैंने जो भी डायग्राम ड्रा किया यहाँ पे एक्स लिखा है मैंने इसको, तो मैं इसको जरा करेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे एक्स की बजाय एक्सिस के नाम चेंज कर सकते हैं हम अपनी मर्जी से। तो इस एक्सिस को अगर हम जी एक्सिस कह दें, तो जी एक्सिस के बाद मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो जीरो आ रहा है इस हाइड्रोजन साइनाइड के स्ट्रक्चर का। और ये वाई एक्सिस और जो एक्स एक्सिस है, इन दोनों के एक्सिस के बाद हाइड्रोजन साइनाइड के स्ट्रक्चर का या सिस्टम ऑफ थ्री पार्टिकल्स का, जिसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन पार्टिकल्स हैं, इन दोनों के अबाउट जो है वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो स्ट्रक्चर का सेम आएगा, इक्वल आएगा। इसलिए जो हाइड्रोजन साइनाइड का जो स्ट्रक्चर है ये भी क्या है? रूटर की एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली, अब यहाँ पे मैंने आपको जो पहले बताया था कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट मूवमेंट इनर्शिया इक्वल है और जी एक्सिस के अबाउट क्या है? जीरो है। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप एग्जांपल देखें तो ये मीथेन का जो स्ट्रक्चर है, ये वाला मीथेन का स्ट्रक्चर जिसको CH3 भी कहते हैं, CH3 का स्ट्रक्चर जो है वो स्फेरिकल टॉप की एग्जांपल है। इस स्ट्रक्चर में जो है वो तीनों ही एक्सिस के अबाउट, अगर ये वाले तीन एक्सिस अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें मीथेन के स्ट्रक्चर के ऊपर, यहाँ पे मीथेन के स्ट्रक्चर के ऊपर तीन एक्सिस कंसिडर करेंगे वाले, तो तीनों एक्सिस के अबाउट मीथेन की रोटेशन का बिहेवियर सेम होता है। तो एक्स एक्सिस, जी एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस, तीनों का ही मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपस में इक्वल आएगा। तो मीथेन जो है का स्ट्रक्चर जो है वो ये एक एग्जांपल है स्फेरिकल टॉप की। उसके बाद जो क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म का जो स्ट्रक्चर है वो एक एग्जांपल है सिमेट्रिकल टॉप की। क्लोरोफॉर्म के स्ट्रक्चर के केस में आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बाद मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल आएगा और जी एक्सिस के बाद मूवमेंट इनर्शिया बाकियों से डिफरेंट आएगा। याद रखें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस आप लोगों ने यहाँ पे फिलहाल इनकी बात कर रहे हैं, इनको यहाँ पे अप्लाई करना है, इन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस को इनको ऐसे ही यहाँ पे रखना है बिल्कुल सेंटर पे, इस ओरिजिन को सेंटर पे रखना है। फिर आप फिर पता चलेगा कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बाद क्लोरोफॉर्म के स्ट्रक्चर का मूवमेंट इनर्शिया दोनों का आपस में इक्वल होता है और जी एक्सिस के बाद मूवमेंट इनर्शिया बाकियों से डिफरेंट होता है। इसलिए जो क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर है ये सिमेट्रिकल टॉप की एक एग्जांपल है। उसके बाद ये डाइक्लोरोमीथेन है, ये डाइक्लोरोमीथेन का स्ट्रक्चर है, ये जो है वो असिमेट्रिकल टॉप की एग्जांपल है। डाइक्लोरोमीथेन के केस में तीनों ही प्रिंसिपल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के आंसर डिफरेंट आते हैं। तो ये भी आपके पास जो है असिमेट्रिकल टॉप की एग्जांपल बन जाती है। इसके अलावा आपको और भी बहुत सी एग्जांपल मिल सकती हैं क्वांटम फिजिक्स में या किसी और फील्ड में, तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप ये वाली एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है, एक पेज की एग्जांपल लिखी हुई है यहाँ पे, अगर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा हो, ये और भी बहुत सी एग्जांपल लिखी हुई है यहाँ पे। जैसे कि ये आपके पास लीनियर रूटर या रूटर है, तो रूटर की एग्जांपल ये देखें, लिखा हुआ है यहाँ पे डाई अटामिक्स। मैंने अभी आपको बताया जो PDF हम सबसे पहले पढ़े थे कि डाई अटामिक मॉलिक्यूल क्या है, एग्जाम्पल है रूटर की। तो यहाँ पे और भी बहुत सारी एग्जाम्पल लिखी हुई हैं यहाँ पे कि डाई अटामिक आटम्स जो हैं
वो रूटर की एग्जाम्पल होते हैं, क्योंकि डाई एटम्स है बिल्कुल जो भी जब भी दो एटम्स आपस में कनेक्ट होते हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में कनेक्ट होते हैं और उनकी ओरिएंटेशन कोई और नहीं होती, इसलिए वो रूटर की एग्जाम्पल बनते हैं। उसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी दो एटम्स का आपस में कनेक्शन है, बॉन्ड है, तो ये भी एक डायटोमिक मॉलिक्यूल रूटर की एग्जाम्पल है। नाइट्रोजन का बॉन्ड, ये भी दो एटम्स का आपस में बॉन्ड है। जितने भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें दो एटम्स आपस में कनेक्ट होते हैं वो रूटर की एग्जाम्पल है। उसके अलावा अगर आप लोगों ने ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल की एग्जाम्पल देखनी है तो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल केस में स्ट्रक्चर डिफरेंट मॉलिक्यूल का डिफरेंट हो सकता है कि जो तीन एटम्स जो हैं बिल्कुल एक ही लाइन में आपस में कनेक्ट हो, या फिर हो सकता है कि तीनों ही एटम जो है वो एक एटम यहाँ पे हो, एक एटम की ओरिएंटेशन यहाँ पे हो, एक एटम की ओरिएंटेशन यहाँ पे हो, इस तरह का उनका आपस में कनेक्शन हो, तो फिर इस केस में ये जो है वो रोटरी एग्जाम्पल नहीं बनेगा, क्योंकि इस केस में एक एक्सिस के बॉडी मूवमेंट इनर्शिया जो है वो जीरो नहीं आएगा किसी का भी। जबकि एक ही लाइन की पढ़ाई कर रहे होंगे सारे के सारे पार्टिकल, तो उस केस में उस लाइन के लाइन में से जो एक्सिस पास करता है उस एक्सिस के बॉडी मूवमेंट इनर्शिया जो है वो जीरो होता है। तो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल सारे के सारे जो हैं वो रोटर की एग्जाम्पल के तौर पर कंसिडर नहीं होते। सिर्फ वही ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल जो है ना वो एज रोटर की एग्जाम्पल के तौर पर कंसिडर होंगे जिनका स्ट्रक्चर स्ट्रेट लाइन में होता है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, इनका इनका बॉन्ड जो है बिल्कुल इस तरह स्ट्रेट लाइन में होता है। और भी इसके अलावा केमिकल एग्जाम्पल यहाँ पे लिखी हुई हैं, आपको नजर आ रही होंगी, ये सब के सब जो है ना वो क्या है, रूटर की एग्जाम्पल है। इसमें टेट्रा एटॉमिक उसके बाद नेक्स्ट सिमेट्रिकल टॉप का देखिए। सिमेट्रिकल टॉप ये हम लोगों ने एग्जांपल भी की है यहाँ पे। कौन सी की है सिमेट्रिकल टॉप की, यहाँ पे की है क्लोरोफॉर्म की। तो अगर यहाँ पे इस एग्जांपल में देखें तो यहाँ पे और भी एग्जांपल यहाँ पे सिमेट्रिकल टॉप की लिखी हुई हैं। सिमेट्रिकल टॉप के केस में यहाँ पे एग्जांपल एक बेंजीन है, वो भी सिमेट्रिकल टॉप की एग्जांपल है। उसके बाद अमोनिया है, और भी काफ़ी एग्जांपल मिल सकती हैं। यहाँ पे स्फेरिकल टॉप की एग्जांपल अगर देखें तो जिसमें तीनों ही प्रिंसिपल मूवमेंट ऑफ इनर्शियाज आपस में इक्वल हो, तो मीथेन का भी मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया था, वो स्फेरिकल टॉप की एग्जांपल है। उसके अलावा ये फास्फोरस P4 फास्फोरस टेट्रामर, ये भी एग्जांपल है स्फेरिकल टॉप की। उसके अलावा CCl4 NH4+, UF6, ये भी आपके पास जो है स्फेरिकल टॉप की एग्जांपल जो है आपको और भी प्रैक्टिकल जो है मिल जाएंगी। और उसके बाद एंड पे यहाँ पे लिखी हुई है सिमेट्रिकल टॉप की एग्जांपल लिखी हुई है। सिमेट्रिकल टॉप की एग्जांपल में वाटर भी जो है वो भी सिमेट्रिकल, उसका स्ट्रक्चर जो है वो भी सिमेट्रिकल टॉप की एग्जांपल है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वो उसका स्ट्रक्चर भी सिमेट्रिकल टॉप की एग्जांपल है। तो प्रैक्टिकल लाइन में डिफरेंट फील्ड में जो है कहने का मतलब ये है कि आपको अभी बहुत सी एग्जांपल मिल सकती हैं। फिलहाल हम लोग हमारा फोकस जो ज़्यादातर हमारे अपने फील्ड में ही रहेगा, तो हमारे अपने फील्ड में आपको सिमेट्रिकल स्फेरिकल टॉप या सिमेट्रिकल टॉप या असिमेट्रिकल टॉप की डिफरेंट एग्जांपल जो है मैंने आपको अभी भी बताई हैं पढ़ के, और लास्ट लेक्चर में भी डिटेल में इसकी डिस्कशन हो चुकी थी कि उनके प्रिंसिपल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को लेके जो रिजिड बॉडी जो है कि प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो सॉरी प्रिंसिपल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को लेके उनके आंसर जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं इन चारों में से, उस हिसाब से हम रिजिड बॉडी को कहेंगे कि वो स्फेरिकल टॉप है या सिमेट्रिकल टॉप है या असिमेट्रिकल टॉप है या रूटर है, जो भी है। तो ये जस्ट डेफिनेशन थी डिजिटल बॉडीज की, उनके प्रिंसिपल एक्सिस या प्रिंसिपल मूवमेंट इनर्शियाज को लेके। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने एक क्वेश्चन करना है ये वाला, इसमें क्या पूछा गया, उन्होंने कहा है कि आप एक इक्विमोमेंटल सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का फाइंड आउट करें। ठीक है, फाइंड इक्विमोमेंटल सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स फॉर अ रॉड ऑफ मास कैपिटल M। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि आपको एक रॉड गिवन है जिसका मास कैपिटल M है। अब वो कहता है इस रॉड के केस में एक इक्विमोमेंटल सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स जो है वो फाइंड आउट करें। मींस अपनी मर्जी से कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल्स लें, उनको एज ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कंसिडर करके, और फिर इस तरह की सिचुएशन बनाएं या उनके वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को इस तरह कंसिडर करें, मींस उनके मासेस कंसिडर करें, उनकी ओरिएंटेशन कंसिडर करें, उनकी पोजीशन कंसिडर करें, और बताएं कि अगर हम ये वाले पार्टिकल्स लें, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स लें, इस पोजीशन पे लें, इतने इतने मास के लें, तो फिर ये जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हम कंसिडर करते हैं ओवरऑल, ये जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, ये जो आपको हमें जो रॉड मास M की रॉड कीमत दी गई है उसके इक्विमोमेंटल बन जाता है। तो हमने खुद ही जो है ना डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो सपोज करने हैं, उनके मासेस सपोज करने हैं, उनकी पोजीशन सपोज करनी है, और फिर ओवरऑल फिर सारी सपोज करने के बाद वो बतानी है एग्जैक्टली के, प्रूव करना है एग्जैक्टली कि जो हम लोगों ने जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल कंसिडर किया हुआ है ये वाकई ही जो रॉड ऑफ मास M क्वेश्चन में गिवन दी गई है उसके इक्विमोमेंटल है। तो ऐसा सिस्टम फाइंड आउट करने के लिए या प्रूफ करने के लिए कि इक्विमोमेंटल है हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स रॉड के, हमने जो थ्योरम पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर्स में लास्ट वीक में उसका यूज करेंगे। थ्योरम हम लोगों ने ये पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर्स में लास्ट वीक में कि दो सिस्टम्स आपस में इक्विमोमेंटल तब होते हैं
जब दोनों के ही मासेस सेम हो, जब दोनों सिस्टम के ही सेंट्राइड सेम हो, और सेंट्राइड पे जो दोनों सिस्टम है उनके प्रिंसिपल सिस्टम उनके सेंट्राइड पे प्रिंसिपल एक्सिस और प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी जो है वो भी आपस में सेम हो, इक्वल हो, तभी हम कहेंगे कि दो सिस्टम आपस में इक्विवेलेंटल हैं। तो क्वेश्चन में एक सिस्टम तो हमें दिया हुआ है, रॉड दी हुई है जिसका मास कैपिटल एम है। दूसरा सिस्टम जो कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है हम लोगों ने खुद अपनी मर्जी से कंसिडर करना है, और वो इक्विवेलेंटल भी होना चाहिए इन दी एंड रॉड ऑफ मास एम के। तो हम खुद जारी बात है, फिर थ्योरम हमें कहता है कि दूसरा सिस्टम कोई किसी एक सिस्टम की इक्विवेलेंटल तभी हो सकता है जब दोनों सिस्टम के दूसरे सिस्टम के मास जो है वो पहले सिस्टम के मास के इक्वल हो, या दोनों सिस्टम के मासेस आपस में इक्वल हो। इसलिए हम जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल कंसिडर करेंगे, दूसरा कोशिश करेंगे कि वो इस तरह कंसिडर करें कि उसका उस सिस्टम ऑफ पार्टिकल का टोटल मास भी उतना ही हो जितना रॉड का मास है जो कि कैपिटल एम है। उसके अलावा हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल भी इस तरह कंसिडर करेंगे कि उस सिस्टम ऑफ पार्टिकल का सेंट्राइड भी वही हो जो रॉड का सेंट्राइड है। उसके अलावा ये भी कंसिडर कर लेंगे कि उन दोनों सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के प्रिंसिपल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है सेंट्राइड के ऊपर वो भी क्या है आपस में इक्वल हैं। तो और उनका प्रिंसिपल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो सेंट्राइड में वो भी आपस में इक्वल। तो ये सारी तीनों कंडीशन माइंड में रखते हुए तीन पार्टिकल सिस्टम ऑफ पार्टिकल जो हम सपोज करेंगे, ताकि इन दी एंड जो है प्रूफ हो जाए कि हमने जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल कंसिडर किया हुआ है वो रॉड जो कि कैपिटल एम मास की कीमत दी गई है उसकी इक्विवेलेंटल है। याद रखना ना, अगर आपने जब जब भी कोई एक सिस्टम फाइंड आउट करना है जो दूसरे सिस्टम के इक्विवेलेंटल हो, तो आपको ये थ्योरम बता रहा है कि दोनों सिस्टम का मास आपस में इक्वल होना चाहिए। तो अगर आप खुद भी कंसिडर कर रहे हैं या क्वेश्चन में आपको दो सिस्टम आपस में इक्विवेलेंटल कीमत दिए गए हैं, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम ये कंफर्म बात है कि दोनों के मासेस आपस में इक्वल होने चाहिए, सेंट्राइड इक्वल होने चाहिए और प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इक्वल होने चाहिए। फिर रिपीट कर दूं, अगर आपको कोई दो सिस्टम क्वेश्चन में गिवन दिए गए हैं और आपसे कहा गया कि ये दोनों सिस्टम इक्विवेलेंटल हैं, तो फिर बाय दिस थ्योरम कंफर्म बात है कि दोनों के मासेस भी सेम है, सेंट्राइड भी सेम है और प्रिंसिपल मोमेंट और रशियाज हैं वो भी आपस में इक्वल हैं। और अगर आपको एक सिस्टम दिया गया है और दूसरा सिस्टम जो है वो इक्विवेलेंटल आपको खुद ढूंढने के लिए फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, तो दूसरा भी आप लोगों ने फिर इस तरह ही खुद सपोज करना है, ढूंढना है या फाइंड आउट करना है कि दूसरा सिस्टम जो आप लोगों ने खुद सपोज करना है उसका मास, उसका सेंट्राइड और उसका प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो सेंट्राइड के ऊपर जो है वो भी गिवन सिस्टम के इक्वली कंसिडर करें आप, तभी जो है आपको इसका चांस है कि आपको जो है ना वो इक्विवेलेंटल सिस्टम जो है वो मिल सके गिवन सिस्टम के। अदरवाइज अगर मास आपने डिफरेंट कंसिडर कर लिया गिवन सिस्टम की करस्पॉन्डिंग, अगर आप लोगों ने अपना सिस्टम जो है उसका मास डिफरेंट कंसिडर कर लिया, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम आपका गिवन जो आपका जो आपने जो दूसरा सिस्टम सपोज किया है वो गिवन सिस्टम के इक्विवेलेंटल कभी भी नहीं होगा। याद रखा, इफ एंड ओनली की कंडीशन है। तो अगर दो सिस्टम आपस में इक्विवेलेंटल हैं तो कंफर्म बात है उनके मासेस भी आपस में इक्वल होंगे। अगर मासेस आपस में इक्वल नहीं है तो दो सिस्टम भी इक्विवेलेंटल कभी भी नहीं होंगे। तो मासेस भी आपस में इक्वल होने चाहिए, सेंट्राइड भी उनके सेम होने चाहिए और सेंट्राइड के ऊपर प्रिंसिपल मोमेंट इनर्शिया जो है वो भी आपस में इक्वल होने चाहिए। तो यही कंडीशन को हम यहाँ पे यूज करेंगे। दूसरा सिस्टम इस क्वेश्चन में यहाँ पे उसने कहा क्या कहा हुआ है, आपके पास एक सिस्टम तो उसने खुद ही दिया हुआ है। एक सिस्टम क्या है, एक रॉड है जिसका मास क्या है कैपिटल एम। दूसरा सिस्टम उसने हमें खुद फाइंड आउट करने के लिए कहा है और ऐसा फाइंड आउट करने के लिए कहा है कि वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हो, यानी कि उसमें वो पार्टिकल्स का कलेक्शन हो और वो रॉड के इक्विवेलेंटल भी हो। तो वो जो हम लोगों ने खुद फाइंड आउट करना है दूसरा पार्टिकल का सिस्टम, तो अगर हमने थ्योरम को माइंड में रखते हुए फाइंड आउट करना है कि थ्योरम को कहते हैं अगर आपने कोई इक्विवेलेंटल सिस्टम फाइंड आउट करना है किसी एक सिस्टम के, तो वो दोनों के मासेस आपस में इक्वल होने चाहिए, दोनों के सेंट्राइड भी आपस में इक्वल होने चाहिए। तो हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कंसिडर करेंगे, डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टिकल का कलेक्शन जो हम कंसिडर करेंगे। कलेक्शन में दो भी हो सकते हैं, उसमें एलिमेंट तीन भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, सात भी हो सकते हैं। अपनी मर्जी से हम लोग ने डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स का कलेक्शन जो है वो सपोज करना है और इस तरह सपोज करना है कि उनके मासेस जो है ना ओवरऑल टोटल मास जो है वो रॉड के मास के इक्वल हो, ताकि थ्योरम जो है वो भी सेटिस्फाई होता रहे हमारा। क्योंकि अगर किसी पॉइंट पे थ्योरम जो है वो सेटिस्फाई ना हुआ तो हमें जो है इक्विवेलेंटल सिस्टम जो है अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम कभी भी नहीं मिलेगा। तो हमने थ्योरम को भी साथ में लेके चलना है ताकि हमें इक्विवेलेंटल सिस्टम मिलने के चांसेस जो है हमारे जो है बढ़ते जाएं और इन द एंड हमें जो है इक्विवेलेंटल सिस्टम जो है मिल जाए। तो कैसे सपोज करेंगे, स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन। सबसे पहले तो क्योंकि उसने क्वेश्चन में एक रॉड दी हुई है जिसका मास क्या है कैपिटल एम है और उसने रॉड के बारे में कुछ भी नहीं बताया, तो हम रॉड अपनी मर्जी से एक रॉड जो है वो कंसिडर कर लेते हैं। सबसे पहले कंसिडर अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 2a।
अब राड जो है यहाँ पे लेंथ 2a की कंसिडर की हुई है, आप जो है राड जो लेंथ a की भी कंसिडर कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 2a की कंसिडर करेंगे तो फिगर में देखेंगे तो एक साइड पे जो है एक साइड उसकी क्या होगी, अगर ये उसका ये सेंटर को अगर हम ओरिजिन पे कंसिडर कर लें, राड के सेंटर को अगर हम ओरिजिन पे कंसिडर कर लें तो राड का जो लेफ्ट हैंड साइड वाला एक्सट्रीम पॉइंट होगा वो -a होगा और राइट हैंड साइड वाला एक्सट्रीम पॉइंट जो है वो +a होगा। अगर राड की लेंथ आप 2a की बजाय अगर सिंपली a ही कंसिडर करते हैं तो फिर क्या होगा, राड का जो लेफ्ट हैंड साइड वाला एक्सट्रीम पॉइंट है वो -a/2 हो जाएगा और राइट हैंड साइड वाला एक्सट्रीम पॉइंट +a/2 हो जाएगा। तो उससे कैलकुलेशन में इंजन आंसर भी आपके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे अपनी कैलकुलेशन की आसानी के लिए कि फ्रैक्शन से बचने के लिए हम क्या करेंगे, राड की लेंथ जो है वो a की बजाय 2a कंसिडर करेंगे ताकि हमें कैलकुलेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, दिखने में भी आसान लगे। अदरवाइज आप राड की लेंथ 2a भी कंसिडर करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप लोगों को अगर याद हो, जब यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने राड के डिफरेंट एक्सिस के बॉटम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इवैल्यूएट किए थे, तब हम लोगों ने जनरल फार्मूला जो इवैल्यूएट किए थे कि मास इंटू लेंथ का स्केयर ओवर समथिंग आता है या मास इंटू हाफ ऑफ लेंथ का स्केयर ओवर समथिंग आता है। तो जनरल आंसर जो है आपका सेम ही आता है। लेंथ चाहे आप जो मर्जी कंसिडर कर लें, लेंथ आप लोग 2a भी कंसिडर कर सकते हैं और सिंपली a भी कंसिडर कर सकते हैं। जैसे आपकी नोटेशन जो है यहाँ पे चेंज होगी, इन दी एंड फाइनल आंसर जो है वो सेम ही आता है। तो खैर आसानी के लिए हम क्या करेंगे, राड की लेंथ जो है वो 2a कंसिडर कर लेंगे ताकि फ्रैक्शन जो इन्वॉल्व ना हो और हमें समझने में और कैलकुलेशन करने में आसानी हो। तो राड जो है वो 2a लेंथ की कंसिडर कर ली है और ओ को जो है वो राड का सेंटर ऑफ मास कंसिडर कर लिया है, ठीक है। और सेंटर ऑफ मास इसलिए कंसिडर किया है क्योंकि इक्विमेंटल सिस्टम फाइंड आउट करने के लिए हमें सेंटर ऑफ मास का पता होना लाजमी है। सेंटर ऑफ मास कंसिडर करने के बाद नेक्स्ट हम लोगों ने ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स जो कि खुद सपोज करना फाइंड आउट करना था वो कंसिडर करेंगे। तो 3 पार्टिकल्स यहाँ पे कंसिडर किए हुए हैं। लेट मासिस स्मॉल m, कैपिटल M -2m एंड स्मॉल m। ये 3 पार्टिकल के मासेस हैं। 2 पार्टिकल के मासेस आपस में इक्वल हैं जो कि स्मॉल m है और तीसरे पार्टिकल का मास जो है वो कैपिटल M -2m कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। आर लोकेटेड एट पॉइंट्स A, O एंड B रेस्पेक्टिवली। तो एट पॉइंट A स्मॉल m मास का एक पार्टिकल कंसिडर किया, आपको स्क्रीन पे यहाँ पे नजर आ रहा होगा ये वाला। तो एट पॉइंट A जो कि बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे एक्सट्रीम पॉइंट है रॉड का, उस पॉइंट के ऊपर एक पार्टिकल स्मॉल m मास का कंसिडर कर लिया है, वो यहाँ वो वहाँ पे लोकेट कर रहा है। ओरिजिन पे एट पॉइंट O कैपिटल M -2m मास का एक पार्टिकल जो है वो कंसिडर कर लिया, उसको ओरिजिन पे प्लेस कर दिया है। उसके बाद एट पॉइंट बी बिल्कुल रॉड की राइट हैंड साइड पे एक्सट्रीम पॉइंट पे एक और स्मॉल m मास का पार्टिकल जो है कंसिडर कर लिया है। तो ओवरऑल हम लोगों ने 3 पार्टिकल जो है डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट मासेस के लोकेट कर लिए हैं, सपोज कर लिए हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सिस्टम ऑफ 3 पार्टिकल बन जाएगा, ठीक है। अब सिस्टम ऑफ 3 पार्टिकल के अगर हम मासेस को देखिए तो हम लोगों ने इनके मासेस को किस तरह सपोज किया हुआ है, 2 के मास आपस में इक्वल सपोज किए स्मॉल m और तीसरे का मास कैपिटल M -2m को सपोज किया है। इस तरह सपोज करने का क्या फायदा, क्योंकि हम जनरल सपोज कर रहे हैं, लेकिन हमने इस तरह सपोज किया क्यों किया है, इस तरह सपोज करने का फायदा ये है कि जब हम तीनों पार्टिकल के मासेस को आपस में ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल m प्लस कैपिटल M माइनस 2m, ये दूसरे पार्टिकल का मास है, उसके बाद प्लस अगेन कैपिटल M, इन तीनों को जब आपस में ऐड करेंगे तो m प्लस m 2m होगा, 2m -2m से कैंसिल होगा और ओवरऑल जब तीनों पार्टिकल के मासेस को ऐड करेंगे तो टोटल मास क्या बन जाएगा, तीनों पार्टिकल का टोटल मास कैपिटल M बन जाएगा। तो तीनों पार्टिकल का टोटल मास क्या है, वो भी कैपिटल M है और राड जो है राड का मास भी हम लोगों ने स्टार्ट में कंसिडर किया हुआ है, राड का मास भी क्या है, कैपिटल M ही है। तो यहाँ से ये एक बात तो क्लियर हो जाएगी कि हमने जो दूसरा सिस्टम कंसिडर किया हुआ है उसका मास, जो कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल हम लोगों ने कंसिडर किया उसका मास, और जो राड में क्वेश्चन में एक सिस्टम कंसिडर दिया हुआ था उसका मास, दोनों के मासेस आपस में इक्वल हैं। एक चीज तो क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि हम जो थ्योरम जो जिसको हमने माइंड में रखा हुआ है वो भी साथ साथ हम जो है अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमने पार्टिकल ऐसे कंसिडर कर लिए यहाँ पे जिनके मासेस जो है वो राड के मास, जिनका टोटल मास जो है राड के मास के इक्वल नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम हमें कभी भी जो है ना वो इक्विमेंटल सिस्टम जो है वो राड के वो नहीं मिल सकेगा। यहाँ पे जब तक हम मास जो है वो सेम नहीं लेंगे दोनों सिस्टम का, तब तक हमें इक्विमेंटल सिस्टम जो है वो रॉड के नहीं मिलेगा। इसलिए हमने इस थ्योरम को अप्लाई माइंड में रखते हुए हमने मासेस इस तरह सपोज किए कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स या पूरे सिस्टम का ओवरऑल मास जो कि कैपिटल M बन रहा है वो क्या बन रहा है, दूसरे रॉड वाले सिस्टम के मास के इक्वल ही बन रहा है। तो एक तो ये चीज क्लियर होगी। दूसरा हम लोगों ने पार्टिकल को रॉड के ऊपर या जहाँ भी हम स्पेस में हम लोगों ने ये
सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कंसिडर किए हुए हैं वो आप इस तरह प्लेस किया है कि आप इन तीनों पार्टिकल्स सिस्टम ऑफ पार्टिकल का अगर आप सेंट्रॉइड निकालेंगे, जैसे रॉड क्योंकि यूनिफॉर्म रिजिड बॉडी है उसका सेंट्रॉइड बिल्कुल रॉड का सेंटर में ही होगा, ये तो क्लियर ही है। लेकिन अगर आप जो है वो ये तीन जो पार्टिकल्स हैं ये वाले, एक पार्टिकल स्मॉल एम है, एक पार्टिकल यहाँ पे स्मॉल एम है और एक पार्टिकल एम माइनस टू एम कैपिटल एम माइनस टू एम एम मास वाला, तीन पार्टिकल्स हैं। अगर आप तीनों पार्टिकल को देखें, एक पार्टिकल यहाँ पे है, एक पार्टिकल यहाँ पे है और एक पार्टिकल यहाँ पे है, तो अगर आप तीनों पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे या नोट करेंगे तो तीनों पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास भी बिल्कुल ओरिजिन पे ही होगा। वो ये आप खुद ही जज कर सकते हैं क्योंकि रॉड क्या है, ये रॉड का सेंटर है और रॉड के बिल्कुल एक साइड एंड पे जो है वो स्मॉल एम मास का पार्टिकल पड़ा हुआ है। थोड़ा क्लियर करता हूँ, यहाँ पे रॉड के सेंटर के बिल्कुल इस तरह एंड पे स्मॉल एम मास का एक पार्टिकल पड़ा हुआ है और इस तरफ भी जो है बिल्कुल एंड पे सेंटर पे एंड पे स्मॉल एम मास का पार्टिकल पड़ा हुआ है। दोनों तरफ क्या हो रहा है, रॉड जो है वो कह लें कि मासेस क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो दरमियान में हम लोगों ने फिर क्या रख दिया है, ये कैपिटल एम माइनस टू एम का मास रख दिया है। तो फिर भी क्या होगा, तीनों पार्टिकल्स का जो मासेस है वो क्या रहेंगे, इस दरमियान वाले पॉइंट के ऊपर जो है वो बैलेंस हो जाएंगे क्योंकि बैलेंस क्यों हो जाएंगे दरमियान वाले पॉइंट के ऊपर, इस तरह भी आपका स्मॉल एम मास है और इस तरफ भी क्या है आपका स्मॉल एम मास है। तो दोनों तरफ आपके इक्वल मासेस पड़े हुए हैं। तो दोनों तरफ जब इक्वल मासेस पड़े हुए हैं तो इक्वल मासेस दोनों तरफ पड़े होने की वजह से तो दोनों मासेस का जो सेंट्राइड होगा, जिस पॉइंट के ऊपर दोनों मासेस का मास जो है वो लाई कर रहा होगा, वो क्या होगा, बिल्कुल दोनों मासेस की पोजीशन का सेंटर वाला पॉइंट होगा, जो कि ये जो एरो से आपको शो कर रहा हूँ जो कि ओरिजिन होगा। तो सेंटर में अगर आप कोई और पॉइंट मास रख भी देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी क्योंकि साइड पे जो है मासेस आपस में बराबर हैं, तो वो साइड वाले जो बराबर मासेस हैं वो क्या कर देंगे, ओवरऑल तीनों पार्टिकल के मासेस को जो है ना वो दरमियान में क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। तो ओवरऑल आपको जो सिस्टम ऑफ थ्री पार्टिकल नजर आ रहा है, तीन डिफरेंट पोजीशन पे, एक पार्टिकल ये वाला है, एक पार्टिकल ये वाला है और एक पार्टिकल ये वाला है। तीनों पार्टिकल के मासेस को देखें तो साइड वाले दोनों मासेस आपस में इक्वल हैं, इसलिए इन दोनों तीनों पार्टिकल्स का जो, या कहना कि ये पॉइंट ए और पॉइंट पी पे जो पार्टिकल पड़े हुए हैं, इन पार्टिकल के बिल्कुल जो दरमियान वाला सेंटर वाला पॉइंट होगा वो क्या होगा, इन पूरे के पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास होगा, मींस के सेंट्राइड होगा। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स भी हम लोगों ने इस तरह का सपोज किया है, यानी कि इन इन पोजीशन पे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को सपोज किया हुआ है, हम लोगों ने पार्टिकल को सपोज किया है कि उनका सेंटर ऑफ मास जो है वो भी वही बन रहा है, वो भी वही पॉइंट बन रहा है जो कि रॉड का सेंटर ऑफ मास बन रहा है। रॉड का सेंटर ऑफ मास क्या कंसिडर किया हम लोगों ने, यहाँ पे सोल्यूशन कहाँ पे है, इस रॉड का सेंटर मास किया है ओरिजिन, और सिस्टम ऑफ पार्टिकल भी हम लोगों ने इस तरह सपोज किए हैं कि उनका सेंटर मास क्या है वो भी क्या है, ओरिजिन ही बन रहा है। ये थ्योरम की वो भी कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो गई है कि जो भी दो सिस्टम आपस में इक्वल मॉडल होते हैं उनके मासेस और सेंट्राइड आपस में इक्वल होते हैं। तो दूसरा सिस्टम हम लोग खुद सपोज कर रहे हैं, वो इस तरह सपोज कर रहे हैं कि उनके मासेस भी अब आपस में इक्वल है, सेंट्राइड भी आपस में इक्वल है। अब जस्ट जो है वो उनका प्रिंसिपल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वो आपस में इक्वल होने की बात रहेगी। अगर वो भी क्लियर हो गई तो फिर क्या हो जाएगा, बाय थ्योरम जो है वो, क्योंकि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी, तो हम लोगों ने जो फिर बाय थ्योरम जो हम लोगों ने जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है वो बाय थ्योरम हम कह सकेंगे कि वो क्या है, रॉड के इक्विवेलेंट जो है वो बन जाएगा। वो बाकायदा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के फिर चेक भी कर सकते हैं कि डिफरेंट एक्सिस के बाद दोनों सिस्टम का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो इक्वल ही आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होने की बात होती है, तो थोड़ा थ्योरम को पढ़ लें। The system of particles will be equimomental with the rod if its moment of inertia at any line through the centroid is equal to moment inertia of the rod about the same line. अब हम लोगों ने ये तो नोट कर लिया है कि दोनों ही जो सिस्टम्स हैं, एक तो रॉड हमारे पास सिस्टम है, एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास है, दोनों का सेंट्रॉइड जो है वो भी सेम है और उसके बाद दोनों के मास भी आपस में सेम है। अब अगर हमने फाइंड आउट करना है कि ये दोनों सिस्टम आपस में इक्विवेलेंट बनती हैं नहीं बनते, तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम लोगों ने इनको इक्विवेलेंट बनाना है तो हम क्या करेंगे, इनका स्पेस में किसी भी लाइन के बाउंड जो है ना मूवमेंट इनर्शिया जो है वो आपस में इक्वल होना चाहिए। वो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है कि वो इक्वल बनता है नहीं बनता, या किस केस में वो जो है मूवमेंट इनर्शिया दोनों सिस्टम का आपस में इक्विवेलेंट बनता है। तो वो केस फाइंड आउट करने के लिए कि किस केस में दोनों सिस्टम का मूवमेंट इनर्शिया आपस में इक्वल बनता है स्पेस में किसी भी लाइन के अबाउट, वो केस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों सिस्टम का किसी एक लाइन के अबाउट मूवमेंट इनर्शिया निकालेंगे, उस लाइन के अबाउट दोनों सिस्टम के मूवमेंट इनर्शिया को आपस में इक्वल सेट करेंगे। इक्वल सेट करने के बाद आपको वो केस मिल जाएगा
कि कौन सा केस होगा, तो उस केस में दोनों सिस्टम का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो आपस में वो भी हमेशा आपस में इक्वल आ जाएगा। तो जब वो केस भी हम अप्लाई जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे अपने सिस्टम पार्टिकल के ऊपर, तो ओवरऑल हमारे थ्योरम की तीनों कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो जाएंगी कि दोनों सिस्टम का सेंट्रॉइड भी सेम है, मासेस भी सेम है। और अगर ये वाली कंडीशन हम लगा दें, तो इस वाली कंडीशन को लगाने से दोनों सिस्टम के सेंट्रॉइड के पॉइंट के ऊपर जो प्रिंसिपल एक्सिस हैं उनके अबाउट या किस स्पेस में किसी भी लाइन के अबाउट दोनों सिस्टम का मूवमेंट इनर्शिया जो है वो भी आपस में इक्वल आ जाता है। तो यहाँ पे जो आपके बदल सिस्टम है वो क्या बन जाते हैं, इक्विमोमेंटल जो है बन जाएंगे। तो फिलहाल दोनों सिस्टम इक्विमोमेंटल नहीं बने हुए। फिलहाल जो है दोनों सिस्टम ये पता चला है कि दोनों सिस्टम के मासेस भी सेम है, दोनों सिस्टम के सेंट्रॉइड भी सेम है। अब जस्ट ये वाला केस फाइंड आउट करना है कि कौन सा केस होगा जब दोनों सिस्टम के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो भी आपस में इक्वल ही होंगे। तो हम क्या, तो वो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई एक लाइन जो है वो कंसिडर कर लेंगे। फॉर एग्जांपल लेट्स से यहाँ पे एक लाइन जो है वो कंसिडर की हुई है। तो ये वाला केस जो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। 1 मिनट से कम का टाइम रह गया है, तो 1 मिनट से कम का टाइम रह गया। अभी फिलहाल ठीक से समझाया नहीं जाएगा। फिलहाल बस जो है ना इस लेक्चर को यहाँ तक ही रहने दो। इक्विमोमेंटल सिस्टम फाइंड आउट करना था रॉड के। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल हम लोगों ने 3 कंसिडर किए हैं, वो इस तरह कंसिडर किए हुए हैं कि दोनों के मासेस भी सेम है, दोनों के सेंट्रॉइड भी सेम है। अब जस्ट ये वाली कंडीशन फाइंड आउट करेंगे कि कौन सी कंडीशन हो ये, तो दोनों के सिस्टम के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वो भी आपस में इक्वल होंगे। जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तो बाय थ्योरम दोनों सिस्टम आपस में इक्विमोमेंटल जो है बन जाएंगे। ये नेक्स्ट लेक्चर में कंडीशन ये वाली चेक करेंगे फिर कि किस केस में दोनों सिस्टम के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपस में इक्वल होंगे।